फैसल वाडा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आप क्या समझते हैं कि 26वीं तरमीम पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट वाले मामला हुकूमत के काबू में आ गए? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि 26वीं तरमीम जो है उसकी रेलेवेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे जो स्पीडी ट्रायल है उसको मिलेगा, और जो एक तासुर था जुडिशल एक्टिविज्म का, उसको ख़त्म होना चाहिए था। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि सब ने अपनी अपनी जगहों पे तासुर के तहत तो ये सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। देखिए, जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे तो फिर वो हम छत पे लगा देंगे। ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए लॉ मेकर्स के अंदर कि अगर मुझे आप दीवार से लगाएंगे तो मैं आपको छत पे लगा दूंगा। इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू ये कि इसके अंदर अमेंडमेंट के साथ साथ ठोक बजा के अमेंडमेंट भी हो गई। जो तादाद थी उससे ज़्यादा मैंने कहा था तादाद होगी, वो भी थी। अभी तो डिग्गी खोली नहीं थी मैंने, उसके बगैर ही सब कुछ हो गया था। तो जो 5 थे वो आपकी डिग्गी में थे? नहीं, मैं तो डिग्गी बोलता हूँ, आप लोग हम उसका मतलब ये ले लेते हैं। अच्छा, मैं उसको डिग्गी के अंदर मिठाई मैं बाद में जाके इसको खोलूंगा। पहले ये मुझे सुप्रीम कोर्ट वाली बात को बता दें। जो नदीम मलिक साहब, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोज हुई है 26वीं तरमीम के अंदर है वो पीटीआई का रोल। पीटीआई सेनेट के अंदर भी बैठी थी और कौमी असम्बली के इजलास के अंदर भी बैठी। इसके अंदर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होगी, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। सबसे पहले तो ये तरमीम के खिलाफ थे और क्लॉजेस के फेवर में थे। सवाल यहाँ शुरू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सब बिकाऊ माल पहले से ही बिका हुआ था। जब ही इन्होंने भगोड़ापन किया निकलने का, साइलेंट पाथ दे दिया सब चीज़ करने के लिए। भाई अगर आप ऑपोजिशन थी, आप उसका अगेंस्ट वोट करते, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने वैलिडेट किया उस प्रोसेस को। उन्होंने सेनेट के इजलास में शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में शमूलियत इख्तियार की, वोट भी किया। फिर आपने इमरान खान साहब को बकौल आपके 15 दिन तक मिलने नहीं दिया जा रहा था, और फिर अचानक से इसी गवर्नमेंट के थ्रू आपने मिल लिया। फिर तीसरी चीज़ आपने कहा कि जी टॉर्चर हो गया, ये हो गया, आंखें निकाल दी, कान काट दिए, तेजाब फेंक दिया, जबान काट दी, हाथों के टुकड़े कर दिए, टांगे काट दी, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि ओहो बहुत कुछ हो गया इनके साथ। और फिर आपने उनसे वोट भी नहीं लिया, तो ये झूठ भी साबित। फिर आपने अपने ही लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिए। अब इल्ज़ाम की मैं आपको एक इशू बताऊं, जैसे सलीम है, फैसल सलीम है या डॉक्टर ज़का है, उसका इशू क्या था? उसका इशू शुरू हुआ है जब सेनेट के अंदर वो कमेटी का चेयरमैन बनने गया। ये सारे धावा बोल गए उसके ऊपर कि वो चेयरमैन ना बने स्टैंडिंग कमेटी का। वहां से झगड़ा स्टार्ट हुआ, इन्होंने कहा इसको इसी इल्जाम में रास्ते से निकाल दो। उसके बाद ये जरूरी बड़ा इशू है। उसके बाद जो 5-6 पार्टियां छोड़ के उन्होंने कल एक तकरीर की उमर अयूब साहब ने, और उमर अयूब साहब की अपने बॉडी लैंग्वेज देखी, दिमाग कहीं था, दिल कहीं था, जबान कहीं थी, बॉडी कहीं थी, लड़खड़ा रहे थे। तो उनके इल्जामात के अंदर इतना भौंडा इल्जाम था कि उस भौंडे इल्जाम के अंदर लोगों ने भी बाय नहीं किया। फिर 18 अक्टूबर को इन्होंने कहा कि जी हम मुल्की एहतजाज करेंगे, मक्खी का बच्चा भी नहीं आया। फिर गंडापुर साहब की अपनी हिस्ट्री है इनकी पार्टी की कि ये खुद ही गायब हो जाते हैं, खुद ही निकल आते हैं, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि जी बीवी किसी की उठा ली। इस सब कुछ होने के बाद अगर मैंने वोट ही नहीं किया और मेरे साथ इतना जुल्म बर्बरियत आपने कर दी, तो क्या कौम पागल है, घास खाती है? उनको नहीं समझ आ रही कि क्या गेम खेल रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर एक्सपोज हो गया। फिर इन्होंने इतना बेतुकी बात आगे की कि खान साहब का पेट खराब हो गया। भाई वो तगड़ा आदमी है, पत्थर हजम लकड़ हजम वाला आदमी है। जो मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने दी है उसके मुताबिक उनका पेट खराब हुआ है। ठीक है सर, मेरी जो बात पिम्स के डॉक्टर ने उनका एग्जामिनेशन किया, इन्होंने जो आके दी, पहले तो इन्होंने 3 की। जब 3 को अंदर जाने का बोला तो क्यों अंदर नहीं गए? क्योंकि इन्होंने सोचा था कि 5 की इजाज़त नहीं मिलेगी, ये वापस बगैर मिले आ जाएंगे। फिर जब 5 अंदर गए तो इनके साथ जो हुआ वो पूरी कौम को पता है। वो चीज़ें छुपती नहीं है। नोइंग इमरान खान साहब फॉर दैट लॉन्ग, और आप भी मुझसे ज़्यादा उनको जानते हैं। फिर इन्होंने कल इल्ज़ामात की फहरिस्त लगाई। फिर इन्होंने कहा, अब देखिए मैं बार बार कह रहा था नोट और वोट इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी इस तरमीम में तो आपने जो देखा है वो देखा, अपनी ज़मीर की आवाज़ भी लोगों की है ना। लोग ये गुलामी से निकलना चाहते हैं कि जी जो लीडर ने कह दिया वो ठीक है। हर कोई अपनी मर्जी भी चलाना चाहता है, हर कोई तो नहीं लेटा हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ एक मिनट मलिक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीटीआई ने इस दौरानिए के अंदर अंदर एक और काम भी कर दिया, जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, उसको वैलिडेट कर दिया, उसको लीगलाइज कर दिया। क्योंकि उनके साथ बैठ गए, अमेंडमेंट से बात कर ली, उनसे फैसिलिटेशन ले ली, उनसे कहकर अब मिला लिया। तो ये 15 दिन पहले आप नहीं कर सकते थे। तो ये सारा जो गेम हुआ है, इस गेम के अंदर ये सारा जो बिकाऊ माल है, जो इमरान खान साहब से काम करवा चुके हैं, उसको जेल करवा चुके हैं, उसके लिए मजीद मुश्किलात कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता उसका और कुछ करा के ये अपनी सियासत करना चाह रहे हैं, ये एक्सपोज हो गए। और जो तकरीर वाले से अब बता दूं आपको एक चीज़, ये जो तकरीर वाले हैं उनसे अब कहा गया है कि भाई रिफंड करो। बस मैं इतनी बात करूँ,
वरना रिफंड नहीं होगा। मेरा ख्याल ये है कि जुडिशरी के साथ मामला तनाव का शिकार रहेंगे। उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी था कि इन इशूज़ को सॉर्ट आउट कर लिया जाता। जहाँ इतने बड़े पैकेज को कंसाइज करके यहाँ तक ले आए हैं, तो इन 2-3 इशूज़ को भी सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। देखिए रदी बड़े तो पहली तरमीम है ना, ये आखिरी तरमीम है नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए मैं तो लीगल माइंड नहीं हूँ, मेरा ना मुझे लॉ पता है, और अहमद उवैस साहब जो है वो एक डिसेंट आदमी और बिकाऊ आदमी नहीं है। आई विल बी वेरी क्लियर। वो अपने एक प्रिंसिपल स्टैंड के तहत कह रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल स्टैंड है का पीटीआई का, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं आपको भी बता रहा हूँ, नहीं मिलेंगी पीटीआई को सीट्स। मैंने बता दिया आपको, ये रिजर्व सीट्स पीटीआई को नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं तो आपको जितना बता रहा था बता दिया। अब आप कहें कि ये लेफ्ट का फैसला है, राइट का फैसला है, ऊपर का फैसला है, नीचे का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतराज़ भी कर सकते हैं बस। लेकिन ये आप उसे अगर सीट की बात स्पेसिफिक करके नहीं मिलेगी। अब आप और क्लैरिटी से क्या बताओ, या मैं आपको जैसे हजाम में रखा गया था कलीमुल्लाह और समीउल्लाह की तरह सनसनी फैलाऊं और सोचूं और आर्टिकल नंबर 1 2 3 बताऊं और किसी के पास जाऊं फिर बाहर निकलूं और मेरे घर के पास आपकी डीएसएलजी लगी हुई है। फैसले के ऊपर अहमद रहमत में ऑप्शन नहीं होती, अमल करना पड़ता है। सर देखिए मैं तो कहा ना मेरा लीगल माइंड नहीं है। मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनके फैसलों का इज्जत करता हूँ, ना उससे आगे कुछ करता हूँ, ना उससे पीछे, ना उससे दाएँ ना उससे बाएँ। लेकिन पीटीआई को सीटें नहीं मिलेगी, ख़त्म। ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो इस वक्त मैदान में है, वो अली मीन गंडापुर हों, बैरिस्टर गौहर हों या बाकी लोग हों, पीटीआई के अपने ही वर्कर, उनके अपने एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उनके जो फील्ड के अंदर वर्कर्स हैं, वो उनको शक की निगाह से देखते हैं। अली मीन भी उसके अंदर शामिल है, बैरिस्टर गौहर भी उसके अंदर शामिल है और बाकी भी बेशुमार इनकी टॉप टीयर जो उसके अंदर शामिल है। और सबका ख्याल ये है कि ये लाइन के दोनों तरफ खेल रहे हैं। आज अली मीन गंडापुर ने एक दफ़ा फिर धुआंधार तकरीर करके वो अपने ऊपर से वो इल्ज़ामात को धोने की कोशिश करते हैं असम्बली में मुक्के लहरा के। जब वो डी चौक से भी वापस गए थे तो ऐसी ही तकरीर की थी। आज उन्होंने कुछ लोटों का और गद्दारों का तज़किरा भी उसी अंदाज से किया। अब ये एक तरफ तो इनके धुआंधार तकरीरें हैं, दूसरी तरफ पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से कुछ लोगों की तस्वीरों के साथ वो डाल के उन्होंने गद्दार और लोटे इस टाइप की चीज़ें जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ डालें। पीटीआई ऑफिशियल ने ख़ुद भी अपना जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है उससे भी तस्वीरें पोस्ट की हैं। इसमें चौधरी इलियास हैं, उस्मान अली हैं, मुबारक ज़ेब हैं, ज़हूर कुरैशी हैं, औरंगज़ेब खिची हैं। इनमें से कुछ लोगों की हैसियत इंडिपेंडेंट की है। एक ने काफ में शमूलियत कभी इख्तियार की, कभी कहा पीटीआई में जाऊँगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़े नाम हैं और वो काफ़ी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी मौजूद है, वो नामों में शामिल है रियाज फतियाना जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जैन कुरैशी, मिकदाद हुसैन, असलम घुमन। कहा जाता है कि ये रिजर्व्स के तौर पर जिसे रखा हुआ है। अगर जेयूआई लास्ट मोमेंट पे नहीं आती, उनके 8 MNAs थे या उसमें से कुछ तादाद नहीं आती, तो फिर ये तादाद पूरी कर लेनी थी। वो लोग अपनी वजाहतें कर रहे हैं, लेकिन शुनीर यही है और इनका अपना वर्कर कह रहा है पार्टी के अंदर से। ये कोई दाएं बाएं से किसी से पूछना नहीं पड़ा, खुद पार्टी कह रही है कि ये लोग मिले हुए थे। और इसी तरीके से 2 सेनेटर्स जिसमें एक सलीम साहब हैं और एक जरका हैं, उन दोनों के ऊपर भी यही इल्ज़ाम हैं। सर अब आप कहानी जेयूआई का क्या शक था कि लास्ट मोमेंट देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि तरमीम के अंदर बहुत सारी इज्जत भी बच गई। और जो मैंने अपने ट्वीट में भी कहा था कि विद और विदाउट यू आएंगे तो इज्जत रह जाएगी, नहीं आएंगे तो ये लास्ट मोमेंट पे जेयूआई को भी यही मैसेज दिया गया। देखिए मैं तो आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम ज़मीन उखाड़ लेते हैं पैरों के नीचे से, अल्लाह की मेहरबानी से ज़मीन निकाल लेते हैं, किसी को जगह ही नहीं देते। तरमीम तो पास होनी थी। आप हमसे मुराद क्या ले रहे हैं? यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द तरमीम, आई एम वेरी क्लियर। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ज़मीन जब खींच लेते हैं तो फिर किसी के पास कोई जगह नहीं बचती। और अगर बिलावल साहब की मेहनत से कंसेंसस हो गया और उन्होंने इज्जतें बचा ली तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको मैं एक दानियाल साहब की तरफ जाऊँगा, सिर्फ एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। किसी ज़माने में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जनरल कियानी को 3 साल की एक्सटेंशन देकर कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि 2013 तक सारे बड़े महफूज हो गए। और उन 3 बड़ों में उसमें शामिल किया था जनरल कियानी को, उसमें इफ्तिखार चौधरी को, और तीसरा यूसुफ रज़ा गिलानी ने ख़ुद को शुमार किया था। बाकी दोनों तो 2013 तक रहे। ख़ुद यूसुफ रज़ा गिलानी उसके बाद नाहल होकर घर चले गए थे। तो अभी भी आप कुछ सारी चीज़ों को रूल आउट ना करिए। कुछ लोगों की नौकरियां भी खतरे में, कुछ लोगों की नौकरियां भी खतरे में। देखिए नदीम मलिक साहब, मैं तो इसका मद्दा हूँ कि जब छोटे लोग बड़े दफ्तरों में होते हैं और वो नहीं होते तो फिर पाकिस्तान तरक्की पे आता है। मैं बड़ा क्लियर हूँ, जब छोटे दफ्तरों बड़े दफ्तरों में नहीं होते तो ऐसी तरमीम भी आती है और पाकिस्तान पटरी पे भी आ जाता है। अफसोस है कि हमारे वहाँ छोटे लोगों को ही
बड़े दफ्तर ढूंढ के दिए जाते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं, रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट जॉब हमेशा सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट नदीम मलिक साहब, जो आपको आपके तवज्जो से बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि जो कल प्रोपेगेंडा किया गया है, ठीक, उसका एक जीरक आदमी दिमागी तौर पर अगर ठीक हो तो वो ये कहे कि जी मुझे मारा। देखिए मैं तो क्लैरिफिकेशन उसकी देने का मद्दा हूँ नहीं, ना मैं चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जी लिटाया, आपको लिटाया भी लिया, उठा भी लिया, बिठा भी लिया, करवा भी लिया, ठीक है। मेरा 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 सब्सटेंस ये है। लेकिन अगर मैं अब उनकी कॉनोटेशन में चला जाऊँगा, जी मुझे टॉर्चर किया, मुझे उठाया बिठाया, मारा पीटा, पेट्रोल भी डाला, सब कुछ किया, तेजाब भी डाला, अंधा भी कर दिया, टांगे भी तोड़ दी, हाथ भी काट दिए, उठा के मुझे बाहर भी फेंक, तशद्दुद भी कर दिया, मेरे बच्चे भी उठा लिए, तो फिर आपको इतना सब कुछ करवा के फायदा क्या हुआ जो आपसे वोट ही नहीं डलवाया? एक सर। और दूसरा सर ये कि जो नाम नंबर आप लोग दे रहे हैं मीडिया में, उसमें पीटीआई के अंदर भी दुश्मनी है, 6 दिए 7 दे बाद, लेकिन इतनी बाय फार 2/3 मेजोरिटी से पास होना था। और अगली तरमीम आप देखेंगे कि इतनी बाय फार मेजोरिटी से पास होगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। बहुत मेजोरिटी नहीं, एक वोट ही ज्यादा। 64 चाहिए था सेनेट में, 65 पड़े हैं। 224 चाहिए था, 224 चाहिए था कौमी में, और 225 पड़े हैं। फैसल वाडा साहब, नए चीफ जस्टिस की तैनाती, आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के ऊपर मुझे लगता है कि हुकूमत बहुत 25 से पहले दौड़ लगाई हुई थी कि 25 से पहले हो जाए, कहीं पहले चैलेंज ही ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट। नदीम अली साहब, तो आप लोगों का थोड़ा सा, मैंने कहा था मेरी सालगिरह 21 से पहले सब कुछ होगा, तो 25 नहीं थी, 21 थी, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि अहमद उवैस साहब का स्टांस ये है ना कि सीनियरिटी के बेस पे जज लगना चाहिए, जो भी हो, ठीक है सर, ऐसा ही है सर। तो फिर यही पीटीआई फैज हमीद को क्यों ला रही थी जब वो सीनियरिटी में 4-5वें नंबर पे था? उस वक्त इनको सूट करता था उसको 5 से ऊपर लाना, ठीक है। तो उस वक्त आपने धरने कर दिए, प्रोटेस्ट कर दिए, आग लगा दी। आप असूल पे तो खड़े हो, या एक ही फैज हमीद साहब का फैसला कब आ रहा है? फैज हमीद साहब का फैसला पहला कोर्ट मार्शल का होगा, उसका सजा का होगा। कोर्ट मार्शल का? जाहिर बात है उसका सजा का भी होगा। ऐसा नहीं कोर्ट मार्शल का वो फारिग हो जाएंगे, उसका सजा भी होनी है, और उसकी सजा से रिलेटेड और बहुत सारे लोगों को सजा होनी है। और आपके ख्याल में वो कितने दिनों में ये अनाउंसमेंट हो सकती है? ये तो उनका प्रोसीजर, इट कैन टेक वीक्स, मंथ्स, आई डोंट नो, वो तो प्रोसीजर है। नो आइडिया। लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो पहले कोर्ट मार्शल होगा और उसमें सजा का ऐलान किया जाएगा? जाहिर सी बात है, तो क्या आप कोर्ट मार्शल करके वर्दी उतार के कोर्ट मार्शल का ये भी होता है कि आप बैजेस वगैरह रैंक्स खत्म कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो हुआ है काम, और अब तो सारे ही मलबे डाल रहे हैं, और अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर भी जो लोग आएंगे वो सारा मलबा किया करता ना करता बना। पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है असेंबली में मार्ज वजूद में आना है, आ गया। लीडर का झगड़ा चल रहा है, लीडर भी जीरक है। कौन बनेगा सर? सारा तो नहीं आज बता दूंगा, फिर आप कैसे बुलाएंगे मुझे वापस? कौन बनेगा इस फॉरवर्ड ब्लॉक का लीडर? यही तो झगड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन सिलेक्शन हो चुकी है। ये जो डिग्गी में आपने लोग रखे हुए थे उन्हीं में से एक बनेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल ये नहीं, गलत कर रहे हैं सर आप। शायद जो गाड़ी घर में खड़ी हुई उसकी डिग्गी में हो, तो शायद मुझे नहीं पता।